हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज इस लेक्चर में हम अपना पार्ट 3 खत्म कर रहे हैं और इस पार्ट 3 में हम ऑलमोस्ट पूरा आईवीसी खत्म कर लेंगे। आईवीसी में भी हमने बेसिक पढ़ लिया, इसके फीचर्स पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा, कुछ बच्चे पर्सनली कॉल करके बोल रहे थे कि सर इसे और अट्रैक्टिव बनाइए और यूनिक बनाइए और चीजें यूज करिए। तो बेटा देखिए, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं अभी हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर हमारे पास चीजें और बढ़ती हैं तो हम 100% बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सपोर्ट में लाएंगे और चीजें करेंगे। अभी क्रिएटिविटी सिर्फ नॉलेज से दे सकते हैं, तो प्लीज नॉलेज को सलाम करिए और उसकी क्रिएटिविटी के साथ लगिए, तभी काम चलेगा। देखिए, हमने स्टार्टिंग की थी किस चीज से, इनकी साइट से। फिर हमने कहा था 3% अवेलेबल है, 97% एक्सकेवेट ही नहीं की गई। फिर हमने बात की थी ग्रिड पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम है, रूलिंग क्लास की बात की। फिर और आगे गए तो हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे, अपर कैथेड्रल, लोअर टाउन मतलब ऊपरी दुर्ग और निचले दुर्ग की बात की। फिर व्यापार वाणिज्य की बात की। तो कहीं ना कहीं आईवीसी एक सीक्वेंस से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर हमने शहरों की बात की, फिर हमने देखा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसका नाम सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता क्यों होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता नाम के पीछे के क्या लॉजिक थे। फिर हमने देखा भारत पाकिस्तान दोनों को मिलाकर ये सभ्यता है। फिर हमने देखा विदेशी व्यापार भी करता है। अब देखिए, जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा उसको तीसरा पार्ट बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप जाइए, पहला और दूसरा पार्ट इसका चेक करिए। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज इस चीज को जरूर करने की कोशिश किया करिए, आप चीजों को कर पाए। तो इसी तरह हमने क्या किया, आईवीसी स्टार्ट की थी। आईवीसी का पहला लेक्चर खत्म हो चुका, दूसरा खत्म हो चुका, ये बेटा तीसरा पार्ट है। और एक चीज और बेटा कि प्री और मेंस ओरिएंटेड में हम प्री मेंस दोनों चला रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी वेरी लेंदी। अगर हम इसे बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे लेक्चर को तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बात है इसकी भाषा। देखिए, इसकी भाषा की समस्या ये नहीं कि हमारे पास भाषा नहीं है, हमारे पास भाषा है। पर इतिहास में क्या होता है, एक जगह हमारे पास भाषा तो है बट उसका ज्ञान नहीं है हमें, मतलब उसे पढ़ नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पर कोई चाइनीज लैंग्वेज लिखी हो कुछ इस तरीके की, और आप इसे पढ़ने की कोशिश करें और आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती हो, तो भैया आपके लिए क्या है, सिर्फ एक अक्षर है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। सेम आईबीसी की जो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है उसे हम पढ़ ही नहीं पाते, हमको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या लिख रहे हैं, कौन सी लाइन लैंग्वेज लिख रहे हैं। उसका दूसरा रीजन ये बेटा, हमें बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं मिली। हमको सील्स पे मिला है, अदर जगह पे सरफेस पे एक या दो अल्फाबेट्स मिले हैं हर बार में, तो उनको मैच करके हम पढ़ नहीं पाए। बट यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किसने कहा है कि वो आईबीसी स्क्रिप्ट पढ़ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किया है महादेवन जी ने। महादेवन जी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि हम पढ़ चुके हैं, बट इनकी बात किसी ने मानी नहीं। अब इसकी समस्या क्या है, क्यों नहीं मानी? क्योंकि भाई साहब आपको भाषा आती नहीं, इसको आती है, कैसे यकीन करोगे इसको आती है? और भारत में तो यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो याद रखिए, एग्जाम में आए महादेवन ने बोला है बट नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसको पूरी दुनिया नहीं मानती, बट इन्होंने कहा है कि हमको भाषा आती है भाई साहब, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो तो है स्क्रिप्ट है बट उसे पढ़ी नहीं जा सकी। पिक्टोग्राफिक है, इसकी स्क्रिप्ट अधिकतर सील्स में मिली है। हड़प्पा ने बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन नहीं लिखे। इसको बोलते हैं क्या, ब्रुस्ट्रोफर्डन। ब्रुस्ट्रोफर्डन का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। ब्रुस्ट्रोफर्डन का सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा कि इसमें पहले उर्दू लिखेंगे, फिर हिंदी लिखेंगे, फिर उर्दू लिखेंगे, फिर हिंदी लिखेंगे। मतलब राइट टू लेफ्ट, फिर अगला लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से इनकी भाषा चलती है। ठीक है, पहली इश्यूज। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो स्क्रिप्ट मिली है वो मिली है साइन बोर्ड, एक तख्ती मिली है लिखी हुई, वो मिली है धौलावीरा से। बस, ये मेरे हिसाब से उसके जो शहर का सबसे बड़ा गेट होगा उस पे शहर का नाम लिख के डाला होगा, वो डैमेज है, इतनी टूटी हुई है। तो यही तख्ती है जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी सारी स्क्रिप्ट इतनी छोटी है कि आप इसे पढ़ ही नहीं सकते। अब देखिए, पिक्चर्स बनी है, अब ये मछली भी लग रही है, मछली आंख भी लग रही है, ये कपड़े भी लग रहे हैं, ये फिजिक्स के केमिस्ट्री और उसके फॉर्मूले भी लग रहे हैं, ये आपका बैक्टीरिया वायरस भी लग रहा है, ये आपको कुत्ते जैसा भी लग रहा है, हिरन जैसे भी लग रहा है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये आपको शतरंज का पासा दिख रहा है, ये हाफ रेक्टेंगल और उसमें हाफ क्रॉस, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का या ब्रिटेन का वो जो होता है फ्लैग, उस तरीके का दिख रहा है। तो ये सारी जो पिक्चर्स है, मछली, मछली की आंख और ये सूरज चंदा, ये जब जो बनाए गए हैं, ये 4 लाइनें 3 लाइनें, ये सब बेटा स्क्रिप्ट है। बट इनका मतलब हमको नहीं पता। अब जैसे रोमन 1 2 3 4 समझ लें, तो 2 के आगे 4 बिंदु बना दिए, इसका मतलब क्या है? 3 के ऊपर घर बना दिया, इसका मतलब क्या है? 2 के साथ टेढ़ी लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या है? पहली सीधी 2 टेढ़ी का मतलब क्या है? तो इनकी भाषा में नहीं पढ़नी आती और हम इसे समझ भी नहीं पा रहे। अगर ये बड़ी स्क्रिप्ट होती, लंबी मिलती, तो हम इसे जरूर पढ़ पाते।
तो अपठित है, तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं। अब रिलीजन में मैंने आपसे बोला कि ये क्या है, मैट्रियर्कल है। मैट्रियर्कल मतलब होता है मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या है कि यहाँ पर मात्र देवी की मूर्तियां सील्स बहुत मिली हैं, मतलब मात्र देवी के ट्रेस बहुत हैं, और उसके बाद पशुपति शिव के। तो यहाँ लिखा है टेराकोटा फिगरेन ऑफ मदर गॉडेस, मात्र देवी मिली है। तो यहाँ से पता चलता है कि माता को बहुत पूजा जाता था। एम्ब्रॉयज से मतलब उनके गर्भ से एक प्लांट उगता हुआ दिखाया गया है, तो ये नेचर को दिखा रहा है। हड़प्पा ने जो है अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस माना है, इसीलिए इसको पूजा है। ठीक है, जैसे इजिप्टियंस नील गॉडेस को वर्शिप करते थे जिसका नाम था आइसिस। आइसिस और मदर गॉडेस को सेम माना गया है। मोहनजोदाड़ो की सील में टाइगर भी मिलता है, बफेलो भी मिलती है, एलिफेंट भी है, राइनोसोरस भी है, 2 हिरन भी है, और यहाँ पर क्या है, पशुपति शिव हैं। तो पशुपति शिव के साथ ये जो चीजें एग्जाम में आपसे पूछी गई, इनमें से क्या नहीं पाया गया, तो इसको प्लीज एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हमें मेल सेक्स ऑर्गन मिले जो पेहुलास बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन मिले पत्थरों के बने, जो शिवलिंगम और मात्र देवी की पूजा को इंडिकेट करता है। ट्री भी वर्शिप किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है वन हॉर्न यूनिकॉर्न, बट ये काल्पनिक पशु है, ठीक है, इसकी वास्तविकता नहीं है, मतलब ये कहीं आपको मिला नहीं है, या आपको वहां पे रियल में नहीं मिला तो इसकी बात हम मानते नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कुबड़ वाला बैल, भाई जहां शिव मिलेंगे वहां नंदी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको तो बदला ही नहीं जा सकता किसी कीमत पे। तो शिव और नंदी मिल रहे हैं। उसके बाद क्या है, एमुलेट्स, ताबीज। एमुलेट्स को हिंदी में बोलते हैं ताबीज। अगर ताबीज पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम भूत से डरते हैं, मतलब घोस्ट, घोस्ट से डरने वाले ताबीज पहनते हैं। तो ताबीज जब हमको मिलता है तो इसका मतलब क्या, अगर हम घोस्ट को मानते हैं तो हम रीबर्थ को भी मानते होंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो रीबर्थ एंड घोस्ट दोनों पे बिलीव करते थे, ठीक है। और यहाँ पर मंदिर नहीं मिले, सबसे बड़ी बात है आईबीसी में हमें कोई टेंपल नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में मिले। हमें ताबीज मिले हैं, तो इसका मतलब है कोई धार्मिक मान्यता थी, परंतु मंदिर ना मिलने के चक्कर में हम उनकी बाकी चीजों को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अब क्या हमने बात की, हमने बात की बेटा मदर गॉडेस आपको मिली है, इसीलिए मात्र सत्तात्मक समाज है, मैट्रियर्कल सोसाइटी। इसके बाद पशुपति शिवा मिला है, तो ये नेचर वर्शिप को दिखा रहा है। फिर हमडबुल कुबड़ वाला बैल मिला है, फिर वन हॉर्न यूनिकॉर्न मिला है, और इसके बाद एक और चीज मिली है जिसे बोलते हैं गिलगमेश। गिलगमेश मतलब आधा मानव आधा पशु, जैसे गणेश भगवान हमारे यहाँ हैं, वैसे ही अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो घोड़े का शरीर है ना, और फेस जो है वो मानव का है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, ये दिखाती हैं कि हम आधा इमेजिनेशन कर सकते थे। तो वैसे हमने भी गणेश भगवान का इमेजिनेशन कर रखा है। अब डिक्लाइन, देखिए कोई भी सभ्यता जब पीक पे जाती है तो उसका गिरना और तबाह होना संभव है, बहुत आराम से होता है। तो इनको भी खत्म किया गया। ये कैसे खत्म हुई, कल्चर धीरे धीरे अर्बन थी, अर्बन के बाद इनका प्लान खत्म होने लगा, वेट मेजर सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। 1800 बीसी में, मतलब 18वीं ईसा पूर्व में ये खत्म होने लगा, बट धीरे धीरे खत्म हुआ, एक दिन में नहीं खत्म होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया इसलिए खत्म हो गया, कुछ कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज हुआ, बहुत कुछ इसमें बोला गया, रेनफॉल का पैटर्न बदल गया, नदियों का मार्ग बदल गया। जैसे जब आप आज आईवीसी की साइड देखते हैं तो नदियों से ये 200 से 360 किलोमीटर दूर है, समुद्र या नदियों से। तो ये तो क्लियर है कि नदियों ने मार्ग बदला, बट और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। धीरे धीरे कहा जा सकता है कि नेचुरल कॉजेज आते रहे जिससे लोग मरते गए, खत्म हो गए, तो डिक्लाइन हुआ था। बट इसका सबसे एक्सेप्टेड चीज जो है वो है इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस। इकोलॉजिकल मिसबैलेंसेस हैं जो फेयर एंड सर्विसेज ने दिया है, ठीक है। एक बेटा बात बोली है फेयर एंड सर्विसेज ने, डिफॉरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ये सबसे करेक्ट चीज है। इसी को हम मानते हैं कि इसी से आईवीसी खत्म हुई। बाकी जिसने जो बोला है थिंकर्स ने, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से एज इट इज याद कर लीजिएगा, आपको और कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं। अब भाई डिक्लाइन हो गया इसका, जब बेटा इसका डिक्लाइन होगा तो डिक्लाइन के बाद आप ये कहेंगे कि आईवीसी पूरी खत्म हो गई, नहीं होगी। अभी जब आईवीसी पूरी खत्म नहीं हुई तो क्या चलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी नहीं खत्म होगी तो लेट हड़प्पा फेज चलेगा। लेट हड़प्पा फेज क्या होगी, चालकोलिथिक एज होगी, स्टोन और कॉपर दोनों चल रहे होंगे, मेटल पहला कॉपर यूज होगा, नियोलिथिक फेज भी इसी टाइम पर चल रहा होगा, टेक्नोलॉजिकली चालकोलिथिक कल्चर होगा, पोस्ट अर्बन फेज होगा इनिशियली जब हम बात करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगा। इसके बाद चालकोलिथिक एग्जाम्पल आपको प्रभास पाटन रंगपुर में मिलता है, आहार और गिलुंड मिलते हैं, भगवानपुरा मिलता है और दैमाबाद मिलता है। तो ये साइट आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। चालकोलिथिक सेटलमेंट आपको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश मिलता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र मिलता है और सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में मिलता है। यहाँ पे आपका आईवीसी का बेटा लेक्चर खत्म होता है।